हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मैं एक और कमेंट का जवाब देने जा रहा हूँ। डेड ने पूछा है, क्षितिज सर आपकी वो कहानी सुनाना जब आप अपनी 11th की कोचिंग वाली लड़की से दोबारा मिले थे और जब आप एक कॉलेज में नकली डॉक्यूमेंट्री के लिए चले गए थे। प्लीज़, ये कहानियाँ बहुत कुछ सिखाती हैं और आप बहुत अच्छे से सुनाते हो। अच्छा, सो वो कहानियाँ बहुत लंबी हैं, मुझे नहीं याद है कि मैंने कब सुना दी थी, क्योंकि मैं अक्सर जो मेरे फ्रेंड सर्किल है उसमें वो कहानी सुना देता हूँ। शायद मैंने किसी ब्लॉग में बता दी होंगी वो कहानियाँ। सो बेसिकली वो कहानी जो थी वो तब की है जब मैं स्कूल में था और स्कूल के बाद मैं कॉलेज गया था और कॉलेज में मैंने जो हरकतें करी थी उन सब चीज़ों के बारे में। पर आज मैं कुछ पर्सनल चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ और पर्सनल चीज़ इसलिए शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको हेल्प करेगी जब आप मूव ऑन करोगे अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ जी रहोगे। मतलब वो बच्चे जो स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं और फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं या अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, मेरी लाइफ की गलतियों से वो कुछ सीख सकते हैं या अच्छी चीज़ों से कुछ सीख सकते हैं, तो सीख लें, अच्छी बात है। सो बेसिकली क्या था कि मैं फ़तेहगढ़ में पापा की मेरी पोस्टिंग थी और फ़तेहगढ़ मतलब छोटे-छोटे शहरों में पापा की पोस्टिंग होती थी। हरदोई, बरेली, फ़तेहगढ़, फ़र्रुखाबाद इन सब जगहों पे पोस्टिंग होती थी। तो वहाँ से एकदम से मेरा ट्रांसफ़र पापा का हो गया था लखनऊ और वो मिड टर्म में हुआ था, मैं 11th में था। और 11th में जब ट्रांसफ़र हुआ तो मैं बहुत ही गाँवटी टाइप का लड़का हुआ करता था लखनऊ के हिसाब से। वैसे तो नहीं था, वैसे तो मैं अपने आप को बहुत ही कूल और ड्यूड टाइप का समझता था, पर जब लखनऊ पहुँचा तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ही पिछड़ा टाइप का हूँ। वहाँ पे मैं जिस स्कूल में मेरा एडमिशन भी हुआ था वहाँ पूरा कोर्स ख़त्म हो चुका था और मेरे लिए वहाँ पे कोप अप करना बहुत मुश्किल था और मैं जो दिसंबर के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें फ़ेल हो गया था। लगभग सारे सब्जेक्टों में फ़ेल हो गया था। तो टीचरों ने थोड़ी सी हेल्प करी मेरे को, उनको समझ में आया था कि भैया इसने पिछले जहाँ जिस कॉलेज में था, स्कूल में था, वहाँ पे कोर्स ख़त्म नहीं हुआ था। क्योंकि पिछले स्कूल में क्या हुआ था कि पापा को पता चल गया था कि ट्रांसफ़र हो रहा है, तो मैंने पढ़ाई लिखाई करना बंद कर दिया था कि अब नए स्कूल में जाके पढ़ाई करेंगे। पर वो ट्रांसफ़र होते-होते इतना लेट हो गया कि मेरा ये स्कूल में ही पढ़ाई नहीं हो पाई और दूसरे स्कूल में जहाँ मैं पहुँचा वहाँ पे कोर्स ख़त्म हो चुका था। क्योंकि वो लखनऊ का स्कूल था, मतलब जिस पहले स्कूल में मैं छोटे शहर के पढ़ता था वो लास्ट डे तक कोर्स कभी ख़त्म नहीं होता था वहाँ पे। पर जिस लखनऊ के स्कूल में मैं पहुँचा वो थोड़ा-सा हाई-फ़ाई स्कूल था, वहाँ पे कोर्स पहले ही ख़त्म हो जाता था और रिवीजन करने में ही 6 महीना लग जाता था। तो वहाँ कोर्स ख़त्म हो चुका था और रिवीजन चल रहा था और रिवीजन में ज़ाहिर-सी बात है सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, समझाया कम जाता है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था क्लास में, तो कुछ टीचर्स थे जिन्होंने मुझे हेल्प करी और प्राइवेट पर्सनल कोचिंग दी फ्री में, ताकि मैं उनका कोप अप कर सकूँ अपने उसको। और उसके बाद जब मेरे 11th के एग्ज़ाम्स हुए तो उसमें मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ और उसके बाद मैंने आईआईटी की कोचिंग जॉइन कर ली थी। फिर आईआईटी की कोचिंग में ये वाक़या हुआ था कि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लाइफ़ में इंस्पिरेशन आपको कहीं से मिल सकती है। मुझे लड़कियों से मिली थी, तो 3 लड़कियाँ मेरी लाइफ़ में आईं, जिनसे कोई अफ़ेयर नहीं हुआ, कोई लव एंगल नहीं हुआ, वो वन साइडेड लव था। वो वन साइडेड लव मतलब लास्ट वाली लड़की से तो प्यार था, पर बाकी 2 लड़कियाँ थीं उनसे वन साइडेड लव था। उस वन साइडेड लव की वजह से मतलब होता नहीं है कि आपकी लाइफ़ में कुछ डाउनफॉल्स आते हैं, वो डाउनफॉल्स होते हैं वो एक्चुअली आपको एलिवेट करते हैं किसी और लेवल के लिए। तो हर एक जो ये लड़कियां आई मेरी लाइफ में, इन्होंने मेरी लाइफ को आगे बढ़ने में मदद करी। और उस टाइम पे मुझे याद है कि मैं किताबें पढ़ने लगा था बहुत सारी, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल से रिलेटेड, डा विंची कोड, रिलेटिविटी, क्वांटम फिजिक्स, ये सारी किताबें पढ़ने लगा था। तो उसी में हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड भी पढ़ता था मैं, तो उसी में मुझे चीज़ें पता चली थी पैगन थिंकिंग के बारे में। पैगन थिंकिंग में क्या होता है कि वहाँ पे जैसे इंडियन कल्चर ही, हिंदू कल्चर ही एक ऐसा कल्चर है जहाँ पे ना लड़कियों को गॉडेस की तरह ट्रीट किया जाता है। तो वैसे ही पैगन कल्चर था जिसमें लड़कियों को गॉडेस की तरह ट्रीट करते थे। और पैगन कल्चर एक्चुअली क्रिश्चियनिटी से पहले एग्जिस्ट करता था, जहाँ पे जब सेक्स भी होता था तो सेक्स ग्रुप में होता था, वो इंडिविजुअली नहीं होता था। जैसे नॉर्मली इंडिविजुअली सेक्स होता है ना, तो पैगन कल्चर अच्छा नहीं माना जाता था। मतलब पहले तो 70% 80% सब पैगन्स थे क्रिश्चियनिटी से पहले, और वो सब ग्रुप सेक्स करते थे और उस तरह से होती थी। तो ये जो फ्राइडे द 13th आप पढ़ते हो या जो चुड़ैल पढ़ते हो, सैटन पढ़ते हो, ये सब उनके एक्चुअली गॉड थे। तो जब बाद में कॉन्स्टेंटाइन करके राजा आया तो उसने जो बाइबल थी उसके अलग अलग वर्जन बनाए, जिसमें जोसेफ, पीटर, अलग अलग लोगों ने, मतलब मैथ्यू, इन सब ने अलग अलग वर्जन्स बनाए बाइबल के। और वो बाइबल आज पढ़ी जाती है। जो ओरिजिनल बाइबल है वो अभी वेटिकन सिटी में रखी है, जिसमें ऐसा लिखा गया है कि जीसस क्राइस्ट क्या ह्यूमन काम करते थे, या मतलब एज ए ह्यूमन थे। फिर बाद में जो ये किताबें लिखी गई कॉन्स्टेंटाइन के अंदर में, इसमें दिखाया गया कि जीसस जो है भगवान है। अब ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने कुछ किताबों में ही पढ़ी थी, तो कितनी सही है कितनी गलत है मुझे तो पता नहीं इतना रिलीजियस चीज़ों के बारे में। उस टाइम पे मैं ये सब चीज़ें पढ़ता था, तो उस टाइम पे मुझे पैगन कल्चर के बारे में पता चला और उस टाइम पे मैं बहुत ही मतलब
गॉडेस लेवल पर लड़कियों को देखता था और बोल भी देता था लड़कियों से, उनको लेटर वेटर लिखता था, जब लव लेटर तो उनको डाल देता था कि यू आर लाइक माई गॉडेस। और वो चीज़ लड़कियों को इम्प्रेस भी करती थी। तो उसी में एक लड़की थी जो मेरे को कोचिंग में देखी थी, जो क्लास में घुसती थी तो सबके चेहरे जो थे वो सूरजमुखी की तरह घूम जाते थे। टीचर भी उसको एक्स्ट्रा एम्फेसाइज करते थे। और वो जो कोचिंग थी उसमें बहुत बड़ी कोचिंग थी, तो उसमें 95% लड़के ही थे, सिर्फ आगे ये रो थी जिसमें लड़कियां बैठती थी। तो उसमें भी यही लड़की सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, बाकी सब तो मतलब ठीक थी, अच्छी थी, पढ़ाई लिखाई करने वाली लड़की थी। ये लड़की बहुत खूबसूरत तैयार हो के अच्छे से आती थी एंड शी वॉज लाइक एवरी कोचिंग, मतलब उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि मतलब हम एक कोचिंग करते थे, एक कोचिंग होती थी, फिजिक्स की कोचिंग होती थी, फिर केमिस्ट्री कोचिंग होती थी। तो वो TTS MW वाला सिस्टम होता था जिसमें TTS में केमिस्ट्री क्लासेस होती थी, MW में मैथ्स की क्लासेस होती थी। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट था जिसकी क्लासेस रोज़ होती थी। तो रोज़ कॉलेज स्कूल से आने के बाद मैं फिजिक्स की कोचिंग में जाता था, फिर शाम को केमिस्ट्री या मैथ्स की कोचिंग जो भी दिन होता था उसके हिसाब से जाता था। फिर शाम को दोस्तों के साथ घूमते थे। तो ये सब चीज़ें चलती थी। तो इसमें ये लड़की जो थी इसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मतलब मोटिवेट इन द सेंस कि मतलब इसको पटाने के चक्कर में मैंने बहुत सारी चेंजेस लाए अपनी बॉडी में। मैंने अपनी दीदी से पूछा कि दीदी मुझे उससे बात करनी है, कैसे करूँ। दीदी ने कहा सबसे पहले तो क्लास में ना हीरो बनो, तुम्हें नोटिस तो करेगी तुम्हारी एग्जिस्टेंस है कि नहीं है। और उस चीज़ के चक्कर में मैंने ड्रेसअप करना शुरू किया, क्लास में हाथ खड़ा करना शुरू किया, पढ़ना शुरू कर दिया वापस। और उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में और किताबें पढ़नी शुरू करी कि मतलब मुझे पता चले कैसे बात करते हैं। और उसी में मैंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल भी कई बार पढ़ डाली। और भी बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, मुझे याद नहीं है कितनी किताबें थी। मुझे याद है कि यूनिवर्सल बुक शॉप करके है लखनऊ में, उसका जो सेल्फ हेल्प वाला और मोटिवेशन वाला सेक्शन था वो पूरा मैंने ख़त्म कर दिया था। इवन इतना ख़त्म कर दिया था कि बाद में लिटरेचर वाला सेक्शन, स्पिरिचुअलिटी वाला सेक्शन और मैनेजमेंट वाला सेक्शन, मतलब MBA की जो किताबें थी वो मैं पढ़ने लग गया था। पीटर ड्रकर से लेकर CK प्रहलाद वो सब पढ़ने लग गया था। जब वो खत्म हो गया तो फिर मैं साइंस सेक्शन में चला गया। फिर मैंने न्यूटन, आइंस्टाइन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो जितनी भी किताबें थी वहाँ पे मैं एक एक करके खरीद के लाता था, उनको पढ़ता रहता था। उस टाइम मैं इन पे बहुत पैसा स्पेंड करता था। कहीं ना कहीं अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ अच्छे कॉलेज में, IIT में या किसी अच्छे कॉलेज में, उसके पीछे भी यही कारण था कि मैं रैंडम किताबें बहुत पढ़ता था। मुझे नहीं पता था मेरी डेस्टिनी क्या है, पर मैं किताबें पढ़ता रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि किताबें बहुत सारी पढ़ने से लोग आपसे बहुत इन्फ्लुएंस होंगे, आप बहुत कुछ सीखोगे। तो वो चीज़ चलती रही। तो इस लड़की के चक्कर में मैंने बहुत किताबें पढ़ी। और बाद में फिर ये लड़की, जब हम लोग का ये कोचिंग वोचिंग ख़त्म हुई तो फिर ये लड़की अपना कॉलेज चली गई, मैं अपने कॉलेज में आ गया। एंड फिर मेरी उस लड़की से कभी मुलाकात मतलब अगले 7-8 साल तक नहीं हुई। फिर वो मुझे मुंबई में मिली एक ऑडिशन के दौरान, तो मेरी उससे बात होनी शुरू हुई। और बहुत बाद में जाके मैंने उसको बताया कि रैंडमली मैं तुमसे मिलता नहीं हूँ, और भले ही मैं डायरेक्टर बन गया हूँ, उस टाइम पे मैं डायरेक्शन में था, डायरेक्शन करता था, मतलब थोड़ा सा कूल लाइफ स्टाइल थी मेरी। बट मैंने उसको बताया कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ, मतलब लखनऊ की कोचिंग से जानता हूँ, और आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन यू। तो वो एक लाइफ में चेंजेस आया। वो लड़की मुझे कभी नहीं मिली, कभी उससे फिर बाद में बात होनी वापस बंद हो गई। बट उस लड़की के चक्कर में मैंने किताब पढ़नी शुरू कर दी मोटिवेट होके। तो ये एक बड़ा ही अच्छी चीज़ थी कि जैसे मैंने एक इंटरव्यू बताया था ना आप लोगों को कि एक वो रेसर था, दुनिया का फास्ट रेसर था उसेन बोल्ट से पहले, जिसके नाम पे मैक्सिमम रिकॉर्ड्स थे रनिंग के। तो उसके एक इंटरव्यू में उसने एक बात बोली थी कि मैं बचपन में बहुत लेज़ी था, तो मेरा जो PT टीचर था उसने देखा कि एक लड़की है जिसको हर लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ है, तो उसने उसको एक एंड में खड़ा कर दिया और सारे लड़कों से बोला कि जो सबसे तेज़ भागेगा वो उस लड़की को किस कर सकता है गाल पे, और फोर्स गाल पे। सो सब लोग तेज़ भागते थे, और उसने कहा तो उस रेसर ने भी ये बोला कि मैं उस लड़की को किस करने के लिए बहुत तेज़ भागता था, रोज़ मेहनत करता था। वो लड़की को मैं कभी किस तो नहीं कर पाया, पर उस चक्कर में दुनिया का फास्टेस्ट रेसर बन गया। तो कभी कभार आप ऐसे स्यूडो गोल्स रखते हो लाइफ में जिसके पीछे आप भागते हो, और ज़रूरी नहीं है वो गोल आपको मिल जाए, पर उस गोल को पाने के चक्कर में आप कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हो उस जर्नी में कि आपको कुछ और अचीव मिल जाता है। उसके बाद जब मैं कॉलेज पहुंचा तो फिर मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। मतलब मुझे जब प्यार हुआ था तो पता नहीं चला कि प्यार हो गया, जब ब्रेकअप हुआ तब मुझे पता चला कि मुझे एक्चुअली प्यार हो गया था। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था और मेरे को एकदम से प्यार होने लगा, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर के एंड में मेरा ब्रेकअप हो गया। तो उसके बाद के 3 साल जो थे मेरे बड़े ही ख़राब निकले कॉलेज में, क्योंकि फिर उसके बाद कोई क्लास में वो लड़की थी तो उसको देख के अजीब सा लगता था। पर धीमे धीमे वो प्यार भी ख़त्म हो गया था, मतलब साल भर के अंदर। पर उसके बाद भी कॉलेज में वो बात फैल गई थी किसी वजह से, पता नहीं कैसे फैल गई थी। तो उस चक्कर में सब लोग मुझे ना आशिक की तरह देखते थे, क्योंकि मैं दाढ़ी बढ़ाया हुआ घूमा करता था, कुछ भी करा करता था, कभी आ रहा हूँ, कभी कॉलेज आ रहा हूँ, कभी नहीं आ रहा हूँ। तो भले ही हम दोनों के बीच में कुछ नहीं रह गया था, पर उसके बाद भी लोग उंगली इतनी ज़्यादा करते थे कि ऐसा लगता था कि प्यार नहीं होते हुए भी लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है उस स्टोरी में। पर उस चक्कर में हुआ क्या कि क्योंकि कॉलेज से मेरा मन हट गया था और कॉलेज की पढ़ाई से मेरा मन हट गया था, और मैं बीच में ड्रॉप आउट करने वाला भी था, वो तो अच्छा वो मैंने किया नहीं। पर उस चक्कर में क्या हुआ, अपने दिमाग को
बिज़ी रखने के लिए मैंने फ़िल्में देखनी शुरू कर दी। तो मेरा जो फ़िल्म का जो कीड़ा है वो वहाँ से शुरू हुआ। बचपन में फ़िल्में देखता था, फ़िल्मों का शौक़ मुझे हमेशा से रहा है। घर में वीसीआर था, पिक्चरें आती थी, पर जितना एक नॉर्मल लड़का फ़िल्में देखता है उतनी ही देखता था। फ्राइडे सैटरडे संडे को जो दूरदर्शन में फ़िल्में आ रही हैं, वीसीआर पे कोई फ़िल्म रिलीज़ हुई है वो देख रहे थे, हॉल में पिक्चर देखने जा रहे हैं। पर मेरा ऐसा कोई क्रेज़ नहीं था फ़िल्मों का कि फ़िल्में देखना अच्छा लगता था जितना किसी भी आदमी को अच्छा लगता है। पर उस चक्कर में क्या हुआ कि चूँकि ब्रेकअप हो गया था, पूरे टाइम मेंटल प्रेशर रहता था, लड़की की याद आती थी, प्यार होता था, लेटर लिखता था, ये करता था, वो करता था, पर बोल नहीं पाता था क्योंकि झगड़ा हो गया था। फिर एक दोस्त था मेरा, उससे भी मेरा झगड़ा हो गया था। तो कॉलेज मेरे लिए एकदम से ख़त्म सा हो गया था और मेरा मन नहीं करता था कॉलेज जाने का, पढ़ाई करने का। तो मैं दिन भर बैठ के दिन में पिक्चरें देखता था। जब मैं लोगों से कहता हूँ ना कि दिन में 5-5 पिक्चरें देखो, वो नहीं देख पाते। मैं इसलिए देख लेता था क्योंकि मेरे को अपने दिमाग को पूरे टाइम ऑक्यूपाई रखना होता था। तो मैं दिन भर, मुझे याद है कि मेरे पास एक लैपटॉप था, उसको मैं रखता था, दिन भर टॉरेंट चलता रहता था। तब स्पीड बहुत कम आती थी, एयरटेल का ब्रॉडबैंड लगा हुआ था और मैं दिन भर पिक्चरें डाउनलोड कर कर के देखा करता था उसमें। और उसी चक्कर में मैंने मतलब टू एंड हाफ मैन मैंने हफ्ते भर के अंदर निपटा दिया था। हाउ आई मेट योर मदर है, फादर टेड है, मोंटी पाइथन है, मतलब ऐसा कोई सीरियल नहीं था। बीएफआई, एएफआई का, बीएफआई मतलब ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की जो लिस्टिंग होती है ना कि 100 टॉप शोज़, 100 टॉप फिल्म्स, और एएफआई की लिस्टिंग होती है अमेरिकन फिल्म्स, अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट की जो लिस्टिंग होती है 100 टॉप फिल्म्स, 100 बेस्ट फिल्म्स, 100 कॉमेडी फिल्म्स, 100 थ्रिलर फिल्म्स, वो सब मैंने धीमे धीमे निपटाना शुरू कर दिया था। आईएमडीबी की 250 लिस्ट, एम्पायर की 500 फिल्म्स की लिस्ट, वो सब निपटा दी थी। और एवी स्टार्स करके जो चैनल जिसके बारे में मैं अक्सर बताता हूँ, जिससे मैं बैन कर दिया गया, उससे मैंने बहुत सारी फिल्में डाउनलोड करके देखी। उस टाइम पे मैंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली फिल्में भी बहुत सारी देखी। मतलब जो भी फिल्म होती थी मैं देख लेता था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मैं कौन सी फिल्म देख रहा हूँ, मुझे सिर्फ अपने दिमाग को ऑक्यूपाई करना पड़ता था और ऑक्यूपाई करना होता था। पर 2-3 साल बाद ऐसा हुआ कि मेरे कॉलेज में एक और लड़का था जो बहुत फ़िल्में देखता था, जो डीवीडीज़ बना के रखता था। मतलब वो फ़िल्म को रिलीजियसली फ़ॉलो करता था, वो फ़िल्म की डीवीडीज़ बनाता था, उनको बहुत तमीज़ से रखता था और किसी को देता नहीं था। सिर्फ़ मुझे देता था क्योंकि उसे पता था मुझे फ़िल्मों का बहुत शौक है और मैं भी उससे पिक्चरें शेयर करता था। सो उससे जब मेरी बात होती थी तब मुझे पता चला कि मेरी नॉलेज उससे भी ज़्यादा हो चुकी है फ़िल्मों में और मैं फ़िल्में बहुत ज़्यादा देखने लगा हूँ। उतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं आईएमडीबी, विकिपीडिया और फ़िल्मों की वेबसाइट्स भी पढ़ने लग गया था। मुझे एडिटर्स के नाम पता थे। कॉलेज में ही मुझे एक्टर्स के, एडिटर्स के, डायरेक्टर्स के, सिनेमेटोग्राफर्स के, इन सब के नाम पता होने लगे थे। फ़िल्मों में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा था। उस टाइम मेरी मम्मी यूएस गई थी, वहाँ से एक छोटा-सा सोनी का कैमरा लेके आई थी। उसपे मैंने थोड़ी शॉर्ट फ़िल्म वॉर्ट फ़िल्म बनानी शुरू करी थी, जिससे मुझे थोड़ी तारीफ़ें भी मिली। पर मेरे साथ ये होता है कि जब मेरे को ज़्यादा तारीफ़ मिलती है तो मैं काम करना बंद कर देता हूँ। तो फिर मैंने वो शॉर्ट फ़िल्म वॉर्ट फ़िल्म बनानी भी थोड़ी कम कर दी। थोड़ा क्रिटिसिज्म भी मिल गया था कि अरे क्या बना रहे हो, क्या कुछ भी डालते रहते हो। तब मैंने यूट्यूब चैनल अपना खोल दिया था और पर ज़्यादा वीडियो नहीं डालता। जैसे भुवन बाम के वीडियो होते हैं वैसे ही वीडियो बनाता था, पर भुवन बाम ने उसको कंटिन्यू किया। मैंने अगर उसी टाइम पे कंटिन्यू किया होता, 2007-2008 में ही जो वीडियो बना रहा था वो डालता रहता, तो आज मैं भी बहुत बड़ा यूट्यूबर होता। पर मैंने उतनी अपॉर्चुनिटी देखी नहीं उसकी, मैं तो सिर्फ शौक में बना रहा था। तो मैं बनाता गया वो सारे वीडियोज़। तो वो लड़की से भी मेरी आगे, वैसे तो बहुत आगे उसकी शादी हो गई, उससे दोस्ती हो गई। पर उस टाइम पे वो जो हुआ, वो जो ब्रेकअप हुआ, उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि भले ही वो लड़की मेरी ज़िंदगी में नहीं है या उसका कोई बहुत रेलेवेंस नहीं है मेरी लाइफ में, बट उसके ब्रेकअप की वजह से मैंने फ़िल्में देखना शुरू कर दिया और मेरा इंटरेस्ट चालू हो गया। तो मैंने जैसा बताया ना कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो गोल के पीछे जाओ वो गोल आप अचीव कर लो, पर किसी लाइफ में जो भी इंस्टेंसेस होते हैं ना उसके पीछे कोई रीज़न होता है। तो उस चक्कर मैंने इतनी ज़्यादा फ़िल्में देख ली और मैंने थिएटर वेटर भी करना शुरू कर दिया और ये सारी चीज़ें मैंने की थी अपने आप को ऑक्यूपाई करने के लिए। अब मेरा जो मन था वो कॉलेज से बिल्कुल हट चुका था। तो उस टाइम पे मेरे एक भैया थे जो आईआईएम लखनऊ में आए थे, तो उनके साथ मैं अपना टाइम पास करता था। किताबें बहुत पढ़ता था, पिक्चरें देखता था, यही रूटीन रहता था मेरा। किताबें पढ़ता रहता हूँ, पिक्चरें देखता रहता हूँ, पूरे टाइम यही काम करता रहता था। तो मेरी नॉलेज इन दोनों चीज़ों में बहुत बढ़ गई थी और मेरी इज़्ज़त भी थी। मतलब मेरी इंग्लिश उसी टाइम पे अच्छी हो गई थी बाकी लोगों से। मतलब कॉलेज में वैसे कोई खास अच्छी इंग्लिश नहीं थी, पर इंग्लिश अच्छी थी, जिसकी वजह से मेरा बाद में जो कंपनीज़ हैं उसमें भी सिलेक्शन हो गया था। सो उस चक्कर में क्या हुआ, मैंने कॉलेज के 3rd ईयर में जॉइन कर ली थी एक सालसा क्लास। तो वो भी इसलिए जॉइन की थी कि कुछ नया सीखता हूँ। फ्रेंच क्लासेस जॉइन कर लेता था मैं, कभी सालसा क्लास जॉइन कर लेता था, जो भी पैसे मेरे पास होते थे उससे कोई ना कोई क्लास जॉइन कर लेता था, कभी थिएटर जॉइन कर लेता था। तो मैं पहले से ही स्किल डेवलपमेंट मतलब करता था सबकॉन्शियसली, मतलब मुझे अच्छा लगता था नई नई चीज़ें सीखना। तो वहीं पे सालसा क्लास में मेरी जान पहचान एक तीसरी लड़की से हुई थी, थर्ड गॉडेस से हुई। वो थर्ड गॉडेस जो थी उसने उससे मेरी गर्लफ्रेंड बनी। मतलब कि उसको मैंने देखा तो मतलब देखते ही मतलब मुझे एकदम सच्चा वाला प्यार हो गया। तो मैंने देखा कि वो मेरे से दुगने हाइट के लड़के के साथ डांस कर रही है और पता नहीं क्यों मैं क्रेज़ी हो गया उसको लेके। और उसके बाद मैं उसको रोज़ देखता रहता था। फिर मैंने एक दिन रजिस्टर में, वहाँ पे क्या था कि ये एक रजिस्टर था जिसमें आपको अपना नाम नंबर लिखना पड़ता था और रोज़ साइन करना पड़ता था कि आप आएँ। तो वहाँ से मैंने उसका नंबर निकाला और नाम देखा उसका,
उसके बाद नंबर से कभी मैसेज तो नहीं किया, पर नाम पता चल गया। तो मैंने उसको, तब उस टाइम फेसबुक नहीं चलता था, ऑरकुट चलता था, तो मैंने ऑरकुट पे उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। उसने एक्सेप्ट नहीं किया। पर मैं फिर कमेंट करता रहता था, उसके स्क्रैप्स होते ना, स्क्रैप्स पे कमेंट करता रहता था, जो ऑरकुट में स्क्रैप्स होते थे। जैसे अभी ट्विटर पे मैसेजेस डाल सकते हो, वैसे आप अपने ऑरकुट में स्क्रैप्स डाल सकते थे, तो वहाँ पे मैसेज करता रहता था। तो मेरी राइटिंग उस टाइम भी अच्छी थी, मतलब कि बाकी लोगों से, तो मैं लिखता बहुत फ़नी था। सो उस चक्कर में क्या हुआ कि वो लड़की इंप्रेस हो गई और उससे बातें होने लगी। फिर याहू मैसेंजर उस टाइम पे बहुत चलता था, उस पर बहुत लोगों से बात होती थी, तो याहू मैसेंजर में मेरी बातें शुरू हो गई और चैट वैट करने लगे, गप्पे मारने लगे। मारते मारते गप्पे मारते मारते एक दिन मैंने एक आर्टिकल लिखा था, एक उससे बात करते करते कुछ डिस्कस कर रहा था किसी सिनेमा की चीज़ के ऊपर, और मैंने रात में ही कुछ आइडियाज़ आए और मैंने एक आर्टिकल लिख दिया। और वो आर्टिकल एक बहुत अच्छा वेबसाइट थी पैशन फॉर सिनेमा करके, उसमें भेज दिया था। उस आर्टिकल का नाम था फिल्म मेकर कॉन्विक्टेड। तो वो आर्टिकल बहुत ही फिलोसफिकल था, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, वन ऑफ द बेस्ट राइटिंग्स दैट आई हैव डन इन माय लाइफ। और उसमें मैंने उसका नाम भी डाल दिया था, ऐसे ही एवं ही कुछ भी, मतलब पठाने के लड़के कुछ भी करते हैं, उसका नाम भी डाल दिया था। तो मेरा तो जो कुछ नहीं हो रहा था, मेरा तो इतना कोई बहुत बड़ा कॉलेज था नहीं, वहाँ पे तो किसी को फ़र्क पड़ता नहीं था, पर वो दिल्ली कॉलेज में थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी। तो वहाँ पे वो आर्टिकल काफ़ी फेमस हुआ और उसके चक्कर में वो फेमस हो गई। मतलब मुझे तो कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ उस आर्टिकल का, पर उसको बहुत फ़ायदा हुआ, उसको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मिले उसकी वजह से। मुझे जो फ़ायदा हुआ उस आर्टिकल का ये हुआ कि उस वेबसाइट में बहुत बड़े-बड़े जर्नलिस्ट थे, बहुत बड़े-बड़े फ़िल्म मेकर्स थे, उन्होंने कमेंट किए उसमें, जो मेरे लिए बड़ा ही मोटिवेटिंग था कि लखनऊ में बैठे-बैठे मुझे इतने बड़े-बड़े राइटर्स के और जर्नलिस्ट के और डायरेक्टर्स के मैसेजेस आ रहे थे कमेंट सेक्शन में ही, तो उनसे मैं बात करता था। फिर मैंने और भी आर्टिकल्स भेजे, पर कुछ सेलेक्ट हुए, कुछ नहीं हुए, पर उस आर्टिकल, जो पहला आर्टिकल लिखा था, उसके बराबर कोई भी पॉपुलर नहीं हुआ। पर उस चक्कर में क्या हुआ कि मेरी लड़की से बातचीत और ज़्यादा बढ़ गई, इज़्ज़त बढ़ गई। तो जब वो लखनऊ आई, वो लखनऊ की रहने वाली थी, फिर जब वो लखनऊ आई तो मतलब साल भी वो तो अपने छुट्टी के दिन थे उसमें कर रही थी, फिर वो वापस दिल्ली चली गई थी। फिर जब वो नेक्स्ट टाइम लखनऊ आई तो उसने मुझे फिर मिलने के लिए बुलाया, तो मैं उससे मिलने के लिए गया। फिर हमारा एक रिलेशनशिप शुरू हो गया, जिसमें मैंने उसको प्रपोज़ भी कर दिया, उसने हाँ बोल दिया, और उसके बाद हमारा रिलेशनशिप चलता रहा। तो मेरा 4th ईयर जो था उसके साथ गया, और जब मैं इन्फोसिस में था तब तक मेरी रिलेशनशिप उसके साथ चलती रही। तो कहीं न कहीं वो लड़की थी, वो इंस्ट्रूमेंटल थी। मतलब एक लड़की मेरी लाइफ़ में आई जिससे मेरी बात नहीं हुई, पर उसकी वजह से मोटिवेट हो गए, मैंने किताबें पढ़नी शुरू कर दी। फिर दूसरी लड़की मेरी लाइफ़ में आई जिससे बात होनी बंद हो गई, जिससे कुछ रिलेशनशिप बनी भी नहीं, और वन साइडेड प्यार था जो कुछ टाइम के बाद ख़त्म भी हो गया। पर उसके चक्कर में क्या हुआ, मैंने फ़िल्में देखनी शुरू कर दी। अब एक तीसरी लड़की मेरी लाइफ में आई जिसकी वजह से, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी लड़कियाँ आई, पर जो इन्फ्लुएंशियल थी, मतलब जिनकी वजह से मेरी लाइफ में मेजर चेंज आया, वो ये 3 लड़कियाँ थी। तो ये तीसरी लड़की जो थी, इसने ये मुझे उँगली करती थी। मतलब जैसे मुझे अभी भी याद है कि सेमेस्टर का मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, तो उसमें 5 दिन का गैप था, जो एग्ज़ाम हुआ था और नेक्स्ट एग्ज़ाम जो था उसमें 5 दिन का गैप था। तो उसने मुझे बोला कि मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, तो मैं उसमें ना घूमने चली गई थी शिमला, तुम भी चले जाओ कहीं घूमने। मैंने कहा पागल है क्या, मतलब फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम है, ऐसे मैं घूमने कैसे चला जाऊँगा। कही तुम फट्टू हो, तुम ये हो, तुम लाइफ में रिस्क नहीं लेते हो, ऐसा है वैसा करके उसने मुझे बहुत उँगली करी, बहुत फट्टू फट्टू बोलती थी मेरे को, और मैं फट्टू था भी। तो और मैं बेसिकली बहुत ही पैम्पर्ड लड़का था, मैं मुंबई आने की कभी सोचता भी नहीं अगर वो लड़की मेरी ज़िंदगी में नहीं होती। तो उसने मुझे गट्स दी और मैं गुस्से में रात में ट्रेन पकड़ के देहरादून चला गया। और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे थे नहीं उस टाइम पे, 1000-2000 रुपये पड़े हुए थे। तो मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया और मैंने उससे बोला, यार बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, चल घूमने चलते हैं। और किसी वजह से मेरे फ्रेंड ने भी हाँ बोल दी कि चल चलते हैं, और हम दोनों पहुँच गए रेलवे स्टेशन, लखनऊ के रेलवे स्टेशन। अब लखनऊ के रेलवे स्टेशन जब हम लोग पहुँचे, तो हम लोगों को तो पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर मतलब टिकट करवाना है तो पापा करवा देते थे, तो कभी टिकट कराया नहीं था, मतलब ऐसे अनरिजर्व टिकट पे कभी गए नहीं थे। तो हम लोग पहले गए वहाँ पे टिकट लेने के लिए, तो टिकट मिला नहीं, तो उन्होंने जनरल का टिकट दिया। अब जनरल के टिकट का हमें नई चीज़ पता चली कि जनरल के टिकट इनफाइनाइट टाइम इशू हो सकते हैं, मतलब कितने भी वो इशू कर देते हैं, वो भर जाना है तो जाओ, क्योंकि बहुत सस्ता टिकट होता है। तो जनरल बोगी में कितने भी लोग जा सकते हैं, वहाँ बैठने बैठने का ऐसा कुछ जुगाड़ नहीं होता है। तो वो टिकट लेके हम लोग पहुँचे, मेरे दिमाग में चल रहा था कि जनरल का टिकट तो मेरे पास है ही, जाके बैठ जाऊँगा वहाँ पे। अब जब ट्रेन रुकी और हमने देखा कि अंदर एकदम भीड़ जमा है, और मतलब ये समझ लो, जो अंदर गाड़ी के अंदर, उस बोगी के अंदर जो टेम्परेचर था और जो बाहर टेम्परेचर था, उसमें करीब करीब 20 डिग्रीज़ 10 डिग्रीज़ का डिफरेंस होगा। इतनी गर्मी थी, इतनी, मतलब ऑक्सीजन ही नहीं थी अंदर, इतने लोग भरे हुए थे, बैठने की तो भूल जाओ, जगह नहीं थी। तो हम दोनों डिमोटिवेट हो गए और सीढ़ी पे बैठ गए, और हमने डिसाइड किया कि भैया नहीं जा पाएंगे हम लोग। वो भी अफसर का लड़का था, मैं भी अफसर का लड़का था, तो ये पॉसिबल नहीं था कि मतलब हम लोग इस तरह से कभी गए नहीं थे अपनी लाइफ में। पर पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मेरे को लगा कि नहीं यार, भाड़ में जाए, मतलब डिसाइड कर लिया है तो जाएंगे। तो आधे घंटे देखने के बाद ट्रेन चलने वाली थी, तो हमने डिसाइड किया चल चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। वो लड़का भी तैयार हो गया, मेरा दोस्त जो था, और हम दोनों जाके गाड़ी के अंदर घुस गए। और रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे तक हम दोनों ऐसे ही हाथ करके खड़े रहे, ऊपर एक डंडा था उसको पकड़ के, और वैसे ही खड़े रहे, मतलब कि क्योंकि हिलने की जगह ही नहीं थी, बैग हमारे पीछे टंगा हुआ था, वो वैसे ही टंगा रहा।
मतलब पूरी रात हम लोग वैसे ही खड़े रहे और उसके बाद 4 बजे किसी स्टेशन पे गाड़ी रुकी और कुछ लोग कम हुए, धीमे-धीमे जितने लोग कम होते थे उससे दुगने चढ़ जाते थे, रात भर ऐसा हो रहा था। फिर सुबह एक ऊपर एक हमको मतलब वो जो सीट होती है ना उसमें जनरल में उसमें ना वो पटरी लगी होती है, उसमें सोफ़ा नहीं लगा होता है, उसमें 3 पटरी टाइप की लगी होती हैं। तो ऊपर एक सीट थी जिसमें 3 पटरी लगती हैं, उसमें से 2 पटरी गायब थी, तो सिर्फ़ एक ही पटरी रह गई थी, उसमें अपना पिछवाड़ा रख के बैठ सकते थे। तो उसमें मेरा दोस्त बैठ गया, मैंने उसको बैठा दिया क्योंकि वो ज़्यादा थका हुआ था। वो बैठ गया, फिर सुबह तक मैं खड़ा रहा, फिर थोड़ी देर ट्रेन और खाली हुई, फिर मैं जाके उसमें बैठा। फिर हरिद्वार में हम लोग, मुझे याद है, हम लोग उतरे थे और वहाँ पे जाके ठंडा पानी मुँह पे मारा और उसके बाद थोड़ी-सी थकान आई, पर बड़ा अच्छा भी लगा कि बड़ा अच्छा एडवेंचर किया है। फिर वहाँ से हम लोग हरिद्वार घूमने गए, देहरादून गए, मसूरी गए, इधर-उधर घूमे, फ़ोटो-वोटो खिंचवाई और मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हुआ था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई किया नहीं था जो इम्प्रॉम्प्ट कुछ भी किया हो, क्योंकि हमेशा हर चीज़ बड़ी प्लान्ड वे में ही रही है ज़िंदगी में। कहीं जाना है, घूमना है तो उसका प्लानिंग होता है, जाते हैं, होटल बुकिंग होती है, सब कुछ होता है। यहाँ पे कुछ बुकिंग नहीं थी, कोई भी होटल मिला हमने जाके उसमें रहना शुरू कर दिया, कहीं भी जाके कुछ भी खा रहे हैं और 2,000 रुपये थे हमारे पास और विश्वास नहीं मानोगे आप कि हमने 500 रुपये 600 रुपये भी खर्च नहीं किए थे और खर्चा हो ही नहीं रहा था कहीं, क्योंकि हम लोग उतना खाते नहीं थे उस टाइम, चीज़ें उतनी महंगी थी भी नहीं। तो हमने ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें खरीदी थी जस्ट बिकॉज़ कि हमें लगे कि चलो पैसे कुछ खर्च हुए हैं। फिर वो 2-3 दिन बिता के मैं वापस आया, फिर मैंने अपना एग्ज़ाम दिया, फिर उससे अक्सर मिलता रहा। उसी ने मुझे उँगली करी थी एफटीआईआई का एग्ज़ाम देने के लिए, और मैंने एफटीआईआई का एग्ज़ाम दिया भी इसलिए था क्योंकि दिल्ली जाके फिर से उससे मिलने का मौका मिल जाएगा मुझे। तो जामा मस्जिद जाके मैं उससे मिला, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैं कैसे जामा मस्जिद पहुँचा और वहाँ पे जाके मैं जामा मस्जिद बोल रहा हूँ, जामिया मिलिया, जामा मस्जिद नहीं, जामिया मिलिया जो कॉलेज है वहाँ पे एग्ज़ाम था एफटीआईआई का। तो वहाँ जाके मैं उसके साथ गया, वो मुझे स्टेशन पे लेने आई, हम दोनों साथ में बैठे और उसने मुझे अपनी कहानियाँ बताई। मैं उसके लिए कुछ आर्चीज़ से गिफ्ट लेके गया था और उसने पहना और मेरे कोई भी गिफ्ट उसे पसंद नहीं आते थे, हमेशा बेइज़्ज़ती करती रहती थी। मतलब वो लड़की पूरे टाइम मेरी बेइज़्ज़ती ही करती रहती थी। सो पर अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी। उसने मुझे इंसान बनाया, मतलब जितना भी थोड़ा बहुत इंसान मैं बना, उस लड़की ने मुझे बनाया उँगली कर कर के। तो वो लड़की की ख़ासियत ये थी कि मतलब जब मैं जामिया मिलिया में एग्ज़ाम दे रहा था तो 3 घंटे का मेरा एग्ज़ाम था और मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी, बस मेरे पास जनरल नॉलेज थी। वो लड़की नीचे कैंटीन में वो आईएएस की तैयारी कर रही थी, 3 घंटे तक लगातार बैठी रही वहाँ पे जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था एंड दैट वाज़ अ डेडिकेशन फॉर हर। उस दिन मुझे पता चला कि वो सच्चे में मुझसे प्यार करती है, वरना हम ना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं ही उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे घंटा प्यार नहीं करती। खैर उस दिन मुझे पता चला कि वो मुझसे सही में प्यार करती है। मुझे पता है कि मेरी उस टाइम पे दाढ़ी थी और शी वुड लिटरली केयर फॉर मी। तो मैं एग्ज़ाम जल्दी-जल्दी इसलिए दे रहा था क्योंकि मुझे पता है वो नीचे बैठी बोर हो रही होगी, तो मैं जल्दी-जल्दी एग्ज़ाम दे के निकल गया। सरप्राइज़िंगली बाद में मैं सेलेक्ट भी हो गया था एफटीआई के एग्ज़ाम में, पर इंटरव्यू में जा नहीं पाया क्योंकि मुंबई में चक्रवात हो रहे थे और टीवी में इतना बड़ा-बड़ा एग्ज़ैगरेट करके दिखा रहे थे कि मैं, पापा ने मना कर दिया था तो एग्ज़ाम देने नहीं जाओगे। तो फिर प्लेसमेंट मेरी हो ही गई थी इन्फोसिस में, तो फिर मैं वहाँ चला गया। सो दैट वाज़ द थर्ड गर्ल। उसके बाद मेरा उससे ब्रेकअप हो गया बिकॉज़ शी वॉज इंसिस्टिंग ऑन गेटिंग मैरिड और मेरा कुछ प्लान हो गया था छोड़ने का इन्फोसिस और मेरा मन नहीं था इन्फोसिस करने का और मैं लाइफ में एक वो लेना चाहता था, इतनी जल्दी शादी भी नहीं करना चाहता था। तो धीमे करते करते मेरा उससे ब्रेकअप हो गया। रिलेशनशिप स्ट्रेन होने लगी, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होता है कि चीज़ें स्ट्रेन होने लगती हैं, चीज़ें स्ट्रेन होने लगी। और उसके बाद एक टाइम पे मैंने उसको बहुत ही कुछ गंदा सा मैसेज कर दिया गंदे शब्दों के साथ और उसके बाद से उसने मुझसे कभी बात नहीं करी। आई थिंक उसकी तरफ से भी डिटैचमेंट हो ही गया था, मेरी तरफ से भी हो ही गया था, क्योंकि एक समय आता है ना जब आप एक दूसरे से बहुत दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इसीलिए वर्क नहीं करती हैं। तो वो चीज़ थी। और उसके बाद मैं कभी किसी लड़की के साथ बहुत ज़्यादा लंबे टर्म पे रिलेशन में नहीं रह पाया, बल्कि गर्लफ्रेंड ही नहीं बना पाया बहुत ज़्यादा। तभी मैंने वो वीडियो बनाए थे गर्लफ्रेंड वाले कि 6-7 साल तक तो मैंने कोई गर्लफ्रेंड बनाई नहीं। उसके पीछे कारण ये था कि आई वॉज लिटरली होपिंग कि वो शायद वापस आएगी, पर वो नहीं आई। और मैंने उसको बहुत मैसेज भी किए, फिर उसने फ़ोन नंबर भी चेंज कर लिया एंड आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर हर। इट टुक मी 6 years टू गेट ओवर दैट पर्टिकुलर थिंग। और जब मैं वहाँ से निकला तब मुझे समझ में आया कि लड़कियों से बात करने की मेरी हैबिट ही चली गई। मैं लड़कियों से बात ही नहीं करता था, मतलब अवॉइड करता था, बिकॉज आई वाज ऑलवेज होपिंग दैट शी वुड कम बैक, शी डिडंट। तो उसके बाद मैंने मूव ऑन किया, बट उसके बाद भी बहुत सारी मतलब मेरी लाइफ में लड़कियां आई, पर इन तीनों ने मेरी लाइफ के शुरुआत में कुछ चेंजेस लेके आए, जो चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट थे। मतलब इसके बाद कोई ऐसे लाइफ में लोग नहीं आए जिन्होंने बहुत मेजर चेंजेस किए हों। मेजर चेंजेस करने वाले और भी लोग हैं, मेजर आदमी लोग आए हैं, पर लड़कियों में ये 3 लड़कियां बहुत इंपॉर्टेंट थी। और ये कहानी मैं इसलिए बताना चाहता था क्योंकि लाइफ में आपकी बहुत सारे इंस्टेंसेस होंगे, बहुत सारे लोग आएंगे और वो आके आपकी लाइफ से चले जाएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको ज़िंदगी भर रहना है। बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे आएंगे जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनेंगे, पर वो जितने दिन के लिए आते हैं वो किसी पर्पस की वजह से आते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि यूनिवर्स में अगर आप हो तो उसका एक पर्पस है, एक रीज़न है, क्योंकि ये मानना बहुत ज़रूरी है। एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हम ये मान लें कि नहीं हमारी ज़िंदगी कोई पर्पस नहीं, हम रैंडमली पैदा हो जाते हैं उसके बाद मर जाते हैं, तो
मोटिवेशन कहाँ है लाइफ का, लाइफ जीने का? मतलब फिर तो कुछ भी करते रहो, कल को आत्महत्या कर लो, डजंट मैटर, दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली सच्चाई में दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमें एक बिलीफ लेके जीना पड़ता है कि हमारी लाइफ का एक पर्पस है, हमारी लाइफ का एक रीज़न है, एंड देयर इज समवन समवेयर आउटसाइड हु इज़ वॉचिंग अस, हु इज़ राइटिंग अवर डेस्टिनी, राइटिंग अवर स्टोरी। हमारी एक स्टोरी है जो चल रही है और हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है, भले ही दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। और मेरे लिए ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इस स्टोरी ने मेरे लाइफ का डायरेक्शन तय किया। अगर अगर वो पहली लड़की मुझे नहीं मिलती तो शायद मैं किताबें नहीं पढ़ता, दूसरी लड़की अगर मुझे नहीं मिलती तो शायद मैं फ़िल्में नहीं देखता, तीसरी लड़की नहीं मिलती तो शायद मेरे अंदर गट्स नहीं आते वो चीज़ें करने के जो मैंने किए। क्योंकि मैं हमेशा एक पैम्पर्ड लड़का था, एक ढर्रे पे चलने वाला लड़का था, जिसको मतलब जिसका यही प्लान था कि वो स्कूल करेगा, फिर उसके बाद कॉलेज करेगा, उसके बाद जॉब करेगा, फिर 2 बच्चे होंगे, एक खूबसूरत बीवी होगी और सैलरी होगी, 60 साल की उम्र रिटायर कर आएगा। फिर उस तरह की लाइफ थी। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज मैं बैठ के ऐसे व्लॉग बना रहा हूँगा और मेरी लाइफ इतनी हैप्पीजर्ड होगी कि मुझे घंटा नहीं पता होगा कि भविष्य मेरे क्या होने वाला है। और बहुत टाइम ऐसा निकलेगा जब मैं घर पे खाली बैठा हुआ हूँ, कुछ काम नहीं है मेरे पास। तो ऐसा मतलब मेजॉरिटी ऑफ टाइम पिछले 11 साल में मेरा ऐसा निकला है जिसमें मैं खाली बैठा हूँ, कुछ ज़्यादा किया मैंने नहीं है। जबकि नॉर्मली लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली लोग जॉब करते हैं तो हर रोज़ वो जॉब पे जाते हैं, दैट बिकम्स देयर मेमोरी, और लाइफ एंजॉय करते हैं। पर मेरी लाइफ में एन्जॉयमेंट वही है जो मेरा पैशन है, और ये खुशनसीबी है। मतलब जो बाकी जब मैं अकेले बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया हो, बट जब मैं बाकी लोगों की लाइफ को देखता हूँ फिर मुझे लगता है कि नहीं, मेरी लाइफ बहुत बेटर है, क्योंकि मैं जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे कर सकता हूँ। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई बर्डन नहीं है किसी भी चीज़ को करने का, और मैं जब चाहे जैसा चाहे वैसे पैसे कमा सकता हूँ, और आई एम फ्री टू डू वट एवर द फक दैट आई वॉन्ट टू डू। सो दैट इंडिपेंडेंस कम्स विद अ कॉस्ट, और वो कॉस्ट कम्स इन द टर्म्स ऑफ हैप्पीजर्ड लाइफ, अ रैंडम लाइफ जो मैं जीता हूँ। सो कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ कभी कभी आप डिसाइड नहीं करते हो। मैंने नहीं डिसाइड किया था कि ये लोग मेरी ज़िंदगी में आएंगे, या वो और भी लोग जो मेरी ज़िंदगी में आए जिन्होंने मेरी लाइफ में चेंजेस लेके आए, जैसे कि राज कौशल सर थे, या फिर सिद्धार्थ सिंह थे, जिन्होंने जो IIM लखनऊ में थे, मेरा भाई है, मेरे पेरेंट्स हैं, इवन मेरे डॉग्स हैं जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस लेके आए हैं, मेरी थिंकिंग में चेंजेस लेके आए हैं। मुंबई में और भी लोग मिले हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता सबके, बट बहुत सारे लोग ऐसे मेरी लाइफ में आए हैं जिन्होंने मेरी लाइफ में मेजर चेंजेस लेके आए हैं, टर्निंग पॉइंट्स लेके आए हैं। उसमें जब भी मैं स्टोरी पलट के देखता हूँ, क्योंकि ये स्टोरी मैं इसलिए सुना रहा था क्योंकि इस पे मैं नॉवल लिखने का प्लान कर रहा था, और मैं लिखूंगा इसके ऊपर एक नॉवल की, फिक्शनल होगी ऑफ कोर्स, ये बात है, क्योंकि रियल लाइफ बहुत बोरिंग होती है, उसमें इतने इंटरेस्टिंग इंस्टेंसेस नहीं होते। तो ये 3 स्टोरीज़ थी जो मुझे लगता है कि आपको जाननी चाहिए, इसलिए जाननी चाहिए ताकि आप ये समझें कि अगर आपकी लाइफ में कोई एक चीज़, कोई एक पर्सन आ रहा है तो आपको उसको बहुत लंबे टाइम तक चेज़ नहीं करना है। दिस इज़ वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड इट। समटाइम्स देयर आर पीपल इन योर लाइफ दैट कम्स फॉर अ रीज़न, किसी वजह से, किसी मकसद के थ्रू आते हैं, वो मकसद अपना पूरा करते हैं और आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं। इट्स अ ग्रेट थॉट। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही होता है लाइफ में, कि लाइफ में हर कोई आपके साथ ज़िंदगी भर बिताने के लिए नहीं आता है। मेरा ऐसा कोई भी दोस्त नहीं है जो बचपन से मेरा दोस्त था, अभी भी मेरा दोस्त है। दोस्त भी मेरी लाइफ में आते हैं और चले जाते हैं। कुछ हैं जो स्टैटिक हैं, जो रहते हैं साथ में, बट ओवर द टाइम अप एंड डाउन्स लाइफ में लगे रहते हैं। सो डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ दोज थिंग्स, डू नॉट बी अफ्रेड कि आपके पास लोग हैं वो चले जाते हैं फिर आते हैं, ये होता है वो होता है। डू नॉट जज योर सेल्फ टू मच। दिस इज़ वन मेजर प्रॉब्लम विद पीपल नाउ वट इज़, दे जज देमसेल्व्स टू मच। डोंट जज योरसेल्फ टू मच। जो लाइफ में चलना है उसको चलने दो, जिस रफ्तार में चल रहा है चलने दो, पेशेंस रखो। सब कुछ जल्दी नहीं मिलता है, सब कुछ समय आने पे ही मिलता है। आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, जैसी भी चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, बस उसको बेटर करने के लिए आप जो कर सकते हो अपने एफर्ट्स करते रहो, बाकी लाइफ में जो भी होता है होने दो। इसलिए गीता का जो श्लोक है ना, कर्मण्यवादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचिन माँ फल कर्म भूमेतु माँ संगोष्ठ कर्मणि, वो इसलिए इतना अच्छा श्लोक है क्योंकि उसमें हमेशा ये बोला जाता है कि रिजल्ट पे ध्यान मत दो, कर्म करते रहो, क्योंकि रिजल्ट पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, और जिस चीज़ पे कंट्रोल नहीं है उस चीज़ के बारे में परेशान होकर क्या फ़ायदा। तो परेशान मत हो कि रिज़ल्ट आप जो कर रहे हो उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा रिज़ल्ट ड्रिवन हो चुके हैं। हमें हर चीज़ में रिज़ल्ट चाहिए, हम पैशन भी इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि हमें उसमें रिज़ल्ट चाहिए। हम अपना पैशन फॉलो करते हैं, फिर उसमें रिज़ल्ट नहीं आता है तो हम उससे इरिटेट हो जाते हैं कि भाई साहब इसमें रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। पर अगर आप पैशन ही चूज़ कर रहे हो तो फिर आप रिज़ल्ट की टेंशन क्यों ले रहे हो, आप रिज़ल्ट की टेंशन नहीं लोगे। और ये अच्छा थॉट है जो मैंने एक स्टैंड अप कॉमेडियन है अपूर्व करके, उनसे उनका वीडियो सुना तो मेरे को लगा कि यार बड़ी अच्छी बात बोली इसने कि यार पैशन है पर रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो आप इरिटेट क्यों हो रहे हो, क्योंकि पैशन अगर आप फॉलो कर रहे हो तो रिज़ल्ट की तो आपको वैसे भी टेंशन नहीं लेनी है। सही बात है। सो जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। एक ही लाइफ है, बहुत लिमिटेड टाइम है, जो भी करना चाहते हो उसमें करो एंड लिव योर लाइफ। एंड दिस वॉज माई ब्लॉग। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।